एक नागिन ने लिया तांत्रिक से बदला। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसकी लाइफ में जो उसे ये सब करना पड़ा? जानने के लिए सुन लीजिए ये पूरी कहानी। एक जंगल में एक राजा होते हैं जो कि शिकार खेलने वहां आते हैं। उन्हें आज शिकार खेल के बहुत मजा आता है। अब वो कहते हैं कि चलो अब राजमहल को लौटाया जाए। तभी उन्हें किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब वो कहते हैं कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तब राजा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ घने जंगल में क्या कर रही हो? तभी वो रोते हुए कहती है कि महाराज मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा देखता है कि वह महिला बहुत ही सुंदर है और राजा उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और राजमहल में ही रहना। ऐसा करो कि तुम मुझसे शादी कर लो। उस औरत को भी ये बात समझ आ जाती है। तब वह राजा की बात मान लेती है और उनके साथ राजमहल में चली जाती है। तब राजा और उस औरत ने शादी कर ली और उस राजा की पहले से एक पत्नी सौम्या थी जिसे कि ये शादी पसंद नहीं थी। फिर भी उसने मन पे पत्थर रखकर उन दोनों का स्वागत किया। रानी सौम्या के 2 पुत्र थे। एक का नाम था राजकुमार आदित्य और दूसरे का नाम था राजकुमार धीरेन। दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन जैसे ही सुष्मिता महल में आई तब से वो दोनों बच्चे चुप चुप से रहने लगे। तब रानी सौम्या चिंतित होती है और राजा से कहती है कि राजकुमार धीरेन और राजकुमार आदित्य एकदम चुप चुप से रहने लगे हैं, आखिर इन्हें हुआ क्या है? तब महाराजा कहते हैं अरे आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं, मैं अभी राज्य वैद्य को बुलाता हूँ, वो देख के बता देंगे। राज्य वैद्य आके दोनों का इलाज करते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि कोई भी दवाई उन पर काम नहीं कर रही है। कुछ ही दिनों बाद महाराज भी बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि उन पे कोई भी दवा दारू असर नहीं कर रही थी। तब वैद्यराज जी बताते हैं कि मैंने हर संभव इलाज किया, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब राजा में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था तब उन्होंने सोचा कि मैं महर्षि चरक से मिल के देखता हूँ। राजा महर्षि चरक के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि जब से मैंने शादी की है तब से मेरी तबीयत बहुत खराब है और कोई भी दवा असर नहीं कर रही। तब महर्षि चरक उनसे पूछते हैं क्या आप बता सकते हैं कि आपको ये स्त्री कहाँ पे मिली थी? महर्षि वो मुझे जंगल में मिली थी जब मैं शिकार करके लौट रहा था। तब महर्षि चरक कहते हैं कि वो औरत नहीं, वो एक इच्छाधारी नागिन है। तब राजा कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो एक नागिन है। तब महर्षि चरक कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप महल जाकर पीने का सारा पानी हटवा दीजिए और कुएं को भी ढकवा दीजिए और आप रात में उससे पानी मांगना, फिर देखना कि वो कहाँ से पानी लेके आती है। राजा ने राजमहल आकर वैसे ही किया। सारे पानी के पीने के पानी के जो बर्तन थे वो खाली करवा दिए और कुएं को भी ढकवा दिया और आधी रात को महारानी को कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब नई रानी कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ और वह बिस्तर पे लेटे लेटे ही अपना हाथ इतना लंबा कर देती है कि वो पूरे राजमहल में पानी ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। तब वो कुएं तक अपना हाथ लंबा करती है, लेकिन कुआं भी ढका हुआ होता है। तब वो अपने हाथ को और भी ज्यादा लंबा करती है और वहीं पास में नदी बह रही होती है, वहां से पानी का गिलास भरकर राजा को देती है। तब राजा एकदम चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि अरे यह तो सच में नागिन है, बिना बिस्तर से उठे ही पानी लेके आ गई। अगली सुबह को राजा महर्षि चरक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो गया है, वो औरत नहीं वाकई इच्छाधारी नागिन है, आप मुझे उससे बचा लीजिए। तब महर्षि राजा से कहते हैं कि आप राजमहल जाइए और अपनी पहली पत्नी सौम्या को कहिए कि चलो समुद्र देखने चलते हैं। तब दूसरी रानी भी आपके साथ जाने की इच्छा प्रकट करेगी। तब आप उसे भी अपने साथ ले लेना और आगे जो होगा वो मैं देख लूंगा।
राजा ने महर्षि की बात मानी और राजमहल लौटते ही रानी सौम्या से कहा कि रानी चलो आज हम समुद्र देखने चलते हैं। इतने में दूसरी रानी भी वहां आ जाती है और कहती है कि मुझे भी समुद्र देखना है। तब महाराजा कहते हैं हाँ तो तुम भी साथ चलो। अगले दिन वो सभी समुद्र देखने जाते हैं। तभी महर्षि चरक भी वहां पे साथ में आते हैं और सभी जने नाव में बैठकर समुद्र घूमने लगते हैं। तभी राजा नाव में बैठे बैठे कहते हैं कि ये समुद्र बहुत गहरा है, आज तक कोई भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया। तब दूसरी रानी कहती है कि मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। तब राजा कहते हैं कि अरे बड़े बड़े तैराक भी इस बात में फेल हो गए तो तुम कैसे पता लगा सकती हो। तब रानी कहती है कि ठीक है, मैं समुद्र में डुबकी लगाती हूँ और जब मैं तल तक पहुंच जाऊंगी तब मैं अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि समुद्र की गहराई कितनी है। तब नई रानी समुद्र में कूद जाती है और उसके कूदते ही महर्षि चरक ने नाव को तट तक पहुंचाने का आदेश दिया और वह एक किस्म की दवा को पानी में मिलाने लगे। रानी ने जैसे ही तल तक पहुंचकर अपना हाथ हिलाया वो पत्थर की बन गई। तब महाराजा चरक से कहते हैं कि आपने मेरी जान बचाई और इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। राज्य में दोनों राजकुमारों की तबीयत भी एकदम स्वस्थ हो गई और राजा भी स्वस्थ हो चुके थे। महाराजा ने महर्षि चरक को खूब सारा इनाम दिया और महल में अपनी रानी और दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि वह रानी आज भी समुद्र तल में अपना हाथ हिलाती रहती है। इच्छाधारी नागिन के विनाश के बाद महल में एकदम सुख शांति छा गई थी, लेकिन महर्षि चरक का दिमाग अभी भी खराब हो रहा था। उनके दिमाग पर अभी भी चिंता की लकीरें थी। उन्हें अंदेशा हो गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। तब एक दिन महर्षि चरक राजमहल आते हैं और राजा से मिलकर कहते हैं कि हमें ये संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि वह इच्छाधारी नागिन फिर से नहीं आ सकती। वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। तब राजा कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं। तब महर्षि चरक कहते हैं कि मैंने ध्यान लगाया था और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी शक्ति अभी भी इस जमीन पर मौजूद है। दूसरी ओर समुद्र तल पे जहां नागिन को महर्षि ने पत्थर बनाकर कैद कर दिया था, वहीं नदी पर एक तांत्रिक आकर अपनी साधना शुरू करता है और उसका लक्ष्य ये होता है कि वह नागिन की शक्तियों को यूज करना चाहता है और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तब वह तांत्रिक नागिन से कहता है कि मैं तुम्हारी शक्तियों को बुलाता हूँ और तुम इस संसार में वापस आओ, वापस आओ। अचानक समुद्र की लहरें बहुत तेजी से बढ़ने लगी और समुद्र में नीली रोशनी होने लगी और जिस पत्थर में नागिन बंद थी वो पत्थर गर्जना के साथ टूटा और नागिन समुद्र के ऊपर आ गई। तब नागिन कहती है कि मैं मुक्त हो गई, इस संसार ने मुझसे जो लिया अब मैं इनसे वही लूंगी। तब तांत्रिक नागिन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी शक्तियों के साथ इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। तांत्रिक नागिन की शक्तियों का इस्तेमाल कर कर पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। तब नागिन कहती है कि ये तो संभव नहीं है और वो नागिन रूप में आ जाती है और अपनी आंखों से ज्योति निकाल के तांत्रिक को मार देती है और उसकी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लेती है और कहती है कि कोई भी मेरी शक्तियों को नियंत्रण में नहीं कर सकता, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। अब मैं उस राजा को बर्बाद करूंगी जिसने मुझे कैद किया था। एक दिन महल के गार्डन में रानी सौम्या टहल रही थी। अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है। रानी सौम्या मन ही मन सोचती है कि अचानक से इतनी हवा कैसे चलने लगी है, क्या यहाँ पे कोई है।
तभी नागिन उसके पीछे प्रकट हो जाती है और वो अदृश्य शक्ति उसके ऊपर हमला करती है। तभी सौम्या को लग जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तभी नागिन राजकुमारों के कमरे में जाती है और वहां पे जाके सर्पनी बन जाती है। तब वो कहती है कि अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी और राजा वीरेंद्र के पुत्र अब मेरे कैदी बन जाएंगे। महल में सबको पता तो होता है, लेकिन कोई भी नहीं जान पाता कि आखिर राजकुमार कहाँ गए हैं। नागिन उन दोनों को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाती है। एक दासी राजा और महारानी के पास आती है और कहती है कि राजकुमारों का कहीं भी पता नहीं चल रहा है, वो अपने कक्ष में भी नहीं है। ये सुन के रानी घबरा जाती है और राजा से कहती है कि मुझे लगता है कहीं यह इच्छाधारी नागिन की ही चाल तो नहीं। तब राजा महर्षि चरक के पास जाता है और पूरी बात बताता है। तब महर्षि कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द राजकुमारों को खोजना चाहिए। जंगल के एक गहरे और अंधकारमय जगह पर नागिन ने दोनों राजकुमारों को बांध के रखा है और वो उन्हें मारने की योजना बना ही रही है। तब बच्चे नागिन से कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तब नागिन कहती है कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए अब मैं उसका बदला तुम दोनों के साथ लूंगी। तभी दूसरा बच्चा बोल पड़ता है कि अगर हमारे पिताजी को पता चल गया कि आपने हमें बंदी बना दिया है तो वो आपका क्या हर्ष करेंगे, आपको पता भी है ना। तब नागिन हंसती है और कहती है कि तुम मुझे डराना बंद करो। महर्षि चरक अपने मंत्र और तंत्र की वजह से रानी और राजा को जंगल के उस स्थान तक ले जाते हैं जहाँ पे नागिन ने उनके राजकुमारों को बंदी बनाया होता है। वो तीनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी महर्षि चरक ओम नमः शिवाय बोलते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आप इस नागिन को इसके पापों की सजा दो और इसे जला दो। तब वह कहती है नहीं। तभी राजा कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चों से दूर रहना चाहिए था नागिन, अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। नागिन पूरी कोशिश करती है कि वह महर्षि और राजा का अंत कर दे, लेकिन महर्षि की शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उसके आगे नागिन कुछ नहीं कर पाती। तब नागिन कहती है कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। तब महर्षि चरक कहते हैं कि अब तुम्हारा अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है। महर्षि चरक अपने यंत्र और मंत्र से नागिन को पूरी तरह निष्क्रिय कर देते हैं। नागिन भी अपनी हार स्वीकार कर लेती है और रोने लगती है। महर्षि चरक उसे फिर से एक पत्थर में बंद कर देते हैं। जैसे ही नागिन पत्थर में बंद होती है, वैसे ही राजा के दोनों बेटे कहने लगते हैं कि हम तो बहुत डर गए थे पिताजी। तब राजा कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तभी राजा वीरेंद्र और महर्षि नाव में सवार होते हैं और समुद्र में जाते हैं और थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद वो उस पत्थर को पानी में फेंक देते हैं। तब नागिन अंदर से कह रही होती है कि तुमने मुझे इस पत्थर में बंद जरूर कर दिया है, लेकिन मेरी आत्मा कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी राजा वीरेंद्र, मैं फिर से आऊंगी। तब महर्षि चरक कहते हैं कि राजा, अब ये आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। तब राजा महर्षि से कहते हैं कि आपने फिर से मेरी जान बचाई, मैं आपका ऋणी हूँ महर्षि। राज्य में फिर से खुशियां लौटने लगती है और राजा महर्षि चरक का स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि आज मैं फिर से महर्षि चरक का ऋणी हूँ कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। तब महर्षि कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा और आपकी श्रद्धा है। तब महारानी कहती हैं कि अब हमारे बच्चे डर के नहीं जिएंगे, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है महर्षि,
हम सब आपके ऋणी हमेशा रहेंगे। इस प्रकार एक बार फिर से महल में शांति और खुशी लौट कर आ गई।